हम्म, तो रिकैप करना पड़ेगा। ना 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 खुद वो देख लें, डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए ना, डायरेक्ट उसका प्रेफरेंस पूरा जो पीछे वाला लाइन उसको बता दीजिए एक बार। क्या? थीम बता दीजिए, थीम बस। इसमें सबसे पहले पढ़े व्हाट इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल जो एयर में है उसको हम लोग एरोसॉल कहते हैं। जो लिक्विड एयर में है वो मॉइस्चर होता है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? ये जो गैसेस है ये अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए हैं, और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये मतलब एक तरीके से अ, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से वो एटमॉस्फेयर जहां है वही है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर का हाइट है वो थाउजेंड्स ऑफ के, कुछ लोग बोलते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, कुछ बोलते हैं 10,000 ऑफ किलोमीटर है। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, कि कहाँ तक लास्ट जाते जाते हम लोग कब स्पेस में इंटर करते हैं ये नहीं पता है। एरोसॉल जैसा कि बताएं, जो माइक्रो सॉलिड पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट होता है उसी को एरोसॉल कहते हैं। तो ये जो सॉलिड पर जैसे कैसे सुबह में अगर खिड़की वगैरह खोलिएगा तो धूप आता है तो दिखता है सॉलिड पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए, देखे हैं कभी? जी देखे हैं, देखे। हाँ, उसे वही वो एरोसॉल ही है। वो जी। कैसे पहुंचता है एरोसॉल एटमॉस्फेयर में, एयर में? वोल्केनिक इरप्शन से, साइक्लोन से जा सकता है, ट्विस्टर, टोर्नेडो, विंड्स, वेहिकुलर पॉल्यूशन, कोल बर्निंग से, वुड बर्निंग से। ये सब कारण है, ये सब वजह से वो सब माइक्रो सॉलिड पार्टिकल्स एयर में जाकर वहीं रह जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एरोसॉल, तो पहला सिग्निफिकेंस है एरोसॉल समटाइम्स बिहेव्स लाइक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसका मतलब है कि कुछ एरोसॉल जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें कैपेसिटी होता है वाटर को अट्रैक्ट करने का। ठीक है, और इसी की वजह से क्लाउड बनता है, और क्लाउड बनता है तो रेनफॉल होता है। अगर एयर, क्योंकि पानी रेनफॉल होने के लिए जरूरी है कि एरोसॉल हो। अगर एरोसॉल नहीं रहेगा, वो डस्ट पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर को सरफेस चाहिए। कहीं भी रहने के लिए वाटर को सरफेस चाहिए, और वो सरफेस हवा में कहाँ से आएगा? तो वो सरफेस हवा में वो जो डस्ट पार्टिकल है वो एक सरफेस की तरह एक्ट करता है पानी के लिए। ठीक, दूसरा है सम एरोसॉल एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन और एनर्जी। जो कुछ एरोसॉल जो है वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे ब्लैक कार्बन जिसको सूट भी कहते हैं। ये ब्लैक कार्बन जो है कहाँ से मिलेगा? अगर लकड़ी जलाएंगे तो कोल जलेगा तो। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो ब्लैक कार्बन है ये धीरे धीरे हवा के साथ जाकर के जो पहाड़ का स्नो होता है वहां जाकर चिपक जाता है। ठीक है, तो जैसा कि पता है ब्लैक कलर जो है वो जो वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कार्बन है ये जाके पहाड़ी इलाका में जो स्नो है उसमें जाकर चिपक जाता है। ठीक है, और उस चिपकने की वजह से वो वहां पे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, और जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगा तो ग्लेशियर जो मेल्ट करने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये हो गया सेकंड सिग्निफिकेंस। थर्ड सिग्निफिकेंस है एरोसॉल का, कि एरोसॉल रिस्पॉन्सिबल है कूलिंग के लिए, यानी कि अर्थ सरफेस कूल करने में ये एरोसॉल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कोई वोल्केनो है, वोल्केनो इरप्शन हुआ, वोल्केनो इरप्शन होता है तो उसमें से सल्फर रिच एरोसॉल भी निकलता है। ठीक है, तो ये जो सल्फर होता है ना वो लाइट कलर्ड होता है। तो जो लाइट कलर्ड होता है, जैसे ब्लैक के लिए क्या है कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा।
लेकिन जो लाइट कलर्ड है वो क्या है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो सनलाइट की रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब नहीं, एब्जॉर्ब उतना नहीं। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है और सल्फर रिच एरोसोल बाहर आता है, तो जो सनलाइट है वो सनलाइट आता है, उस एरोसोल से टकराता है और रिफ्लेक्ट कर जाता है वापस, जिसकी वजह से धरती तक वो सनलाइट पहुंचा नहीं, हीट पहुंचा नहीं, तो इसीलिए धरती ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो कराकटाओ एक वोल्केनो है इंडोनेशिया में। तो जब ये एक बार इरप्ट हुआ था 1890s में, तो धरती का 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया था। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। यहीं तक नकल हुआ था मोहतसिम। यस यस, पहला पहला सिग्निफिकेंट हम्म, हाइग्रोस्कोपिक निकला है, दूसरा अब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड थर्ड रिफ्लेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, सल्फर रिच एरोसोल्स, है ना। चलिए, आज पता चलेगा वाटर वेपर एंड अगला, मॉइस्चर्स। कैन आई स्पीक इंग्लिश, कैन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश? यस यस ऑफ कोर्स, सॉरी। If a way one can manage, then I can manage, but you asked me for Salu. Salu, are you agree with this? हाँ, एग्री है। It's not a pressure. You can, if you इतना are तो भरत सर भी comfortable, इंग्लिश ही बोलते हैं। if you are इंग्लिश comfortable, समझ में आता है, आप बोलिए ना। पर अभी पर अभी अभी आप ना समझा रहे हो, पहले समझा लीजिए, इंग्लिश का क्लास बाद में होगा। may I speak in English? आप करिए इंग्लिश में speak। आप अगर बिल, कंफर्टेबल है तो आप बिल्ली बिल्ली आ गया। देखिए बिल। वाटर वेपर ये अच्छे से स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश में ही, हाँ जी, करिए ना आप इंग्लिश में ही। ठीक है, ओके। मतलब इंटरव्यू सोच रहे हैं इंग्लिश में ही देना है, इसीलिए प्रैक्टिस होना चाहिए ना, वो इंटरव्यू तक पता नहीं। हाँ, तो वाटर वेपर, every weather phenomena like rainfall, thunderstorms, cyclones, lightning, everything occurs due to water vapor which is present in air. Okay, it is very much important for these weather phenomena. How is this moisture or water vapor distributed or all around the globe? Now I am going to talk about that. So what we see generally, the moisture is simply as we move towards poles, the moisture will decrease. Okay, as you will move towards equator, the moisture will increase. Okay, it means in India moisture is more, but in Siberia the moisture is less in the air. What were you saying? आगे Is बढ़िए, आगे there any बढ़िए। issue? नहीं, What did you understand? कि जनरली जो मॉइस्चर होता है वो पोलवर्ट के साइड वो डिक्रीज होता है उसका, और इंक्रीज हो जाता है इक्वेटर वर्ट के साइड। ये आप बता रहे हैं। Now second is और इस vertical चीज को distribution. और इसे हम बोलिए। लोग सब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मॉइस्चर का, वो दो टाइप से होता है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो आप अभी हमें बताए हैं वो हॉरिजॉन्टल वो डिस्ट्रीब्यूशन है। horizontal. Now vertical distribution. What happens in this? From the surface, तुमको तो कभी गर्मी लगता from the surface where we are staying now, where we are living now,
from the Earth's surface up to the height of 5.5 kilometers. First of all, we should understand that as we move away from the Earth's surface, as we cover more and more distance from the Earth's surface, the moisture will decrease. Okay. Now, second thing is, from the Earth's surface to the height of 5.5 kilometers, 90% of the water vapor is present. Okay, and the remaining 10% moisture is after 5.5 kilometers. Okay. Okay. Do you understand? शुभम एक बात बोले, हिंदी में समझाइए, अर्थ मोर सरफेस से, कंफर्टेबल। ठीक है, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे आसमान में, ठीक है, वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट घटते जाता है एयर का, ठीक। ओके। और अर्थ सरफेस से लेकर के 5.5 किलोमीटर तक 90% ऑफ द मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। और 5.5 किलोमीटर के बाद वो 10% मॉइस्चर जो बचा वो उसके बाद है, ठीक। ठीक है। ना पहला हम लोग पढ़ लिए, एयर का 3 कंटेंट हम लोग देखे थे। पहला एरोसॉल, दूसरा मॉइस्चर और तीसरा गैसेस। तो एरोसॉल हो गया, वाटर वेपर हो गया, अब तीसरा गैसेस। 2 तरीके का गैसेस है, 2 टाइप्स ऑफ गैसेस, कांस्टेंट गैस एंड वेरिएबल, ठीक। व्हाट इट मीन बाय कांस्टेंट गैस, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, 21% है, ठीक। आर्गन और 0.93%। हाँ, तो इसमें क्या है कि चाहे आप धरती पे मतलब अर्थ सरफेस के पास रहिए, ठीक है, चाहे आप आसमान में 80 से 99 किलोमीटर के बीच में रहिए, ठीक है, हर जगह पे नाइट्रोजन 78% ही होगा और ऑक्सीजन 21% ही होगा, ठीक है। भले ही ये है कि अर्थ सरफेस के पास हवा ज्यादा है और ऊपर हाइट पे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ये हवा कम होने लगता है। भले ही हवा कम हो रहा है लेकिन नाइट्रोजन 78% ही मिलेगा और ऑक्सीजन 21% ही मिलेगा, ठीक। ठीक है। नाइट्रोजन 28% है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 21% है, लेकिन किसी भी तरीके का वेदर फेनोमेना में इसका कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। अब वेरिएबल गैस वो उसको कहते हैं जिसका परसेंटेज वैरी करते रहता है, ठीक है। जैसे CO2 है, जैसा कि पता है इसके CO2 का कंटेंट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, जितना भी ये इसको क्या बोलते हैं, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब कौन सा गैस, नोबल गैस, नोबल गैस है, ये सब का कंटेंट चेंज होते रहता है। रुकिए रुकिए, हमको कुछ लिखना है, रुक जाइए। कहाँ से लगे मत। चलिए आगे बढ़िए। जर्नी से तो नहीं था। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। यहाँ से लगता है तो ग्रीन हाउस का जो इन्वेंशन है ये हुआ था रशिया में, ठीक। ओके। तो इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है कि एक ग्लास हाउस बनाया गया, ठीक है। उस ग्लास हाउस में क्या हुआ कि सनलाइट आराम से उस ग्लास हाउस के अंदर इंटर कर लेता है, ठीक। सनलाइट जो है वो ग्लास हाउस के अंदर इंटर कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो ग्लास हाउस के बाहर जा ही नहीं पाता है हीट, ठीक है। वो हीट उसी हाउस में, उसी घर में ट्रैप हो जाता है, उसी ग्लास हाउस में ट्रैप हो जाता है। मतलब समझ में आया? जी समझ में आया।
कि उस ग्लास हाउस में सनलाइट आराम से आ रहा है अंदर, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर जा रहा है तो हीट बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, वो ग्लास हाउस के अंदर ही ट्रैप हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। Means glass house is behaving like ठीक, this. Means glass house is behaving like transparent for solar radiation, and but the heat is not ओपेक बॉडी opaque body for फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन। infrared radiation. ठीक है, तो CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही जो सनलाइट आराम CO2 को पार करके सनलाइट धरती तक पहुंच जा रहा है, लेकिन जब धरती गर्म हो गया और जब उसका रेडिएशन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जा रहा होता है, तो CO2 बाहर स्पेस में जाने नहीं देता है इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, वो नीचे ही ट्रैप करके रख लेता है। ठीक है, Okay, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, and CO2 क्योंकि is आराम से आ जाता है CO2 को क्रॉस करके सनलाइट आराम से आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब वापस जाने का टाइम आता है तो CO2 जाने नहीं देता है, वो अंदर ही रोक लेता है, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसीलिए CO2 को का बढ़ना थोड़ा नुकसान वाला बात है। ठीक है, लेकिन ये जो CO2 है अच्छा भी है। हाँ बोलिए। ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये सबसे पहले कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था? मतलब कहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया गया था? Russia. रसिया, रसिया। ग्रीन हाउस, बस ग्रीन हाउस को रसिया हाँ में हाँ हाँ इन्वेंट किया गया। हाँ हाँ, वही ग्रीन हाउस रसिया में। ठीक है। तो CO2 ऐसा नहीं है कि खराब है। CO2 अगर नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो CO2 है अच्छा कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, लेकिन हम लोग की वजह से इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो CO2 का मात्रा है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। ठीक, ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में आइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर को दो हिस्से में बांटा गया है, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक, हर लेयर के बीच में एक आइसोथर्मल लेयर है। ठीक है, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, सबके बारे में अभी एक एक करके देखेंगे। अब ट्रोपोस्फेयर, तो जो वर्ड है ट्रोपोज, उसी का मतलब होता है टर्ब्यूलेंस या फिर मिक्सिंग। ठीक है, टर्ब्यूलेंस मतलब कि जो साइक्लोन्स वगैरह आता है, आंधी स्टॉर्म्स वगैरह आता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मोस्ट लेयर है। सारा जितना भी वेदर फेनोमेना है, बारिश, आंधी, साइक्लोन, ये सब, लाइटनिंग, ये सब सारा कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में होता है। जितना भी ये मतलब कि इसी जितना भी जीव जंतु है सारा इसी में एग्जिस्ट करता है, इसी ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इसी को लैप्स रेट कहते हैं। हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। ठीक है, अच्छा एक 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 आंसर दीजिए तो। बोलिए। अगर मान लीजिए हम लोग अर्थ सरफेस पे हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर है मान लेते हैं 31 डिग्री। ठीक, तो 2 किलोमीटर ऊपर कितना टेम्परेचर होगा? 13 डिग्री माइनस कर दो। 31 डिग्री, माइनस हाँ कम ही होगा ना। 18 डिग्री। 18 डिग्री, हाँ, ये 31 बोल रहे हैं। 18 डिग्री होगी। 31 बोले ना, 31 डिग्री बोले ना सेल्सियस। 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा आई थिंक।
घटेगा कि बढ़ेगा? आई थिंक बढ़ेगा। When हम how क्या to बताएं, when हर how एक किलोमीटर जितना किलोमीटर में ऊपर 6.5 जाइएगा। डिग्री सेल्सियस घटेगा। ओ हाँ हाँ जी। हाँ, हाँ हाँ 6.5 डिग्री को माइनस कर देंगे 31 से तो हो जाएगा कितना, मतलब 25 समथिंग होगा। मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है। 18 डिग्री होगा, 18 डिग्री। हाँ 18 डिग्री कैसे होगा? एक जैसे 2 किलोमीटर किलोमीटर है तो 1 अच्छा किलोमीटर का अच्छा साढ़े अच्छा, छह हाँ हाँ डिग्री, हाँ, दो ये दो सही है सही किलोमीटर है। का 13 डिग्री। तो 31 में से 13 माइनस कीजिए। 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर एक किलोमीटर में 6.5 डिग्री 31 डिग्री। ठीक है हाँ ठीक। आपको अब यहाँ पे ये क्या, मैथ्स भी हम, अब मेरा लगता है सुसाइड भी ठीक ही हो जाना है। don't take tension. I am here and your suicide is clearly. अच्छी बात। बस 3 महीना अगर शांत से यहाँ पे बैठे रहो, है ना शुभम भाई? चलिए ठीक है आगे अब चलिए। लैप्स रेट का रीजन क्या है हम्म कि हर हम्म जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है, उसका रीजन क्या है? तो उसका पहला रीजन है, ठीक है, कि जो अर्थ सनलाइट आया, अर्थ सरफेस पे पड़ा, ठीक। हम्म तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि सनलाइट आ रहा है तो एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर वैसे हम्म गर्म नहीं होता है कि पहले सनलाइट आया नीचे, धरती गर्म हुआ, ठीक है, और धरती गर्म होने के बाद जो धरती से रेडिएशन निकल रहा है उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है, ठीक। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब क्या होता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट का, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, 100 मीटर पे, 100 मीटर के हाइट पे मान लीजिए कि हीट है, ठीक है। 100 मीटर के हाइट पे मान लीजिए कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर, क्योंकि जो हीट है वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं होता है एयर में, ठीक है। क्योंकि तो तो 100 मीटर पे अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसके ऊपर 25 डिग्री, फिर उसके ऊपर 20 डिग्री, उसके ऊपर 15 डिग्री, ठीक ना। तो ऐसे लगातार घटते जाता है क्योंकि हीट इफेक्टिवली ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि अर्थ सरफेस की वजह से 100 मीटर पे जो हवा है वो गर्म हुआ, ठीक है। 100 मीटर का एटमॉस्फेयर हीट हुआ, हीट होने की वजह से 100 मीटर तक का जो टेम्परेचर है वो है मान लीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसका ऊपर वाला जो लेयर है, मतलब 200 मीटर पे जो टेम्परेचर है वो भी 35 डिग्री ही होगा, ऊपर और कम हो जाएगा, उसके ऊपर और कम हो जाएगा, ठीक है। हीट बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक जब है। बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है हीट, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्मल है कि ठंडा होगा ही, ठीक है। हम्म तो लैप्स रेट का पहला रीजन ये। दूसरा रीजन है एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग किसको कहते हैं कि अर्थ सरफेस के पास जो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े कि अर्थ सरफेस जो एयर है वो अर्थ सरफेस के पास ज्यादा है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे एयर का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, ठीक। हाँ तो तो अर्थ सरफेस पे हवा ज्यादा है, ठीक है। अब जब हवा ज्यादा है तो हवा टकराएगा भी, ठीक है। हाँ हवा टकराएगा भी, हवा में फ्रिक्शन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा क्योंकि हवा ज्यादा है, ठीक है। हम्म इसकी वजह से लगातार कंप्रेशन, कोलिजन, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, ठीक है। हीट जनरेट होगा तो नीचे वाला इलाका गर्म होगा। जैसे ही थोड़ा हाइट पे गए हवा कम हुआ
हवा कम होगा तो कॉलिजन भी कम होगा, फ्रिक्शन भी कम होगा, तो हीट भी कम होगा। ठीक है, फिर हम और ऊपर गए, और ऊपर गए तो हवा और कम है, फिर कॉलिजन हवा के बीच में जो टकराव है वो और कम होगा, फ्रिक्शन और कम होगा और हीट और कम होगा। ठीक है, तो दूसरा कारण ये है लैप्स रेट होने का। ठीक है, पहला कारण ये कि अर्थ सरफेस पे जो हीट है वो इफेक्टिवली ऊपर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये कि नीचे हवा का डेंसिटी, हवा का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से हवा का एयर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराता है, तो उसकी वजह से हीट जनरेट होता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हवा का कंसंट्रेशन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, हीट कम जनरेट होगा। ठीक, ये ओके। हो गया दूसरा। तीसरा है जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है वो कम होते जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम होता है, तो जो नीचे से जो सोलर रेडिएशन है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब नीचे से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रीन हाउस गैस उसको ट्रैप कर लेगा, तो नीचे वाला इलाका ठंडा रहेगा, मतलब गर्म रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन कम है तो वहां हीट तो ट्रैप होगा नहीं। ठीक है, इस वजह से वहां ठंडा रहेगा। तो ये तीन कारण था लैप्स रेट का, कि क्यों वो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं क्यों ठंडा होते जाता है, ये कारण था। समझ में आ गया? हम्म, ये पॉइंट समझा दीजिएगा थोड़ा सा, एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, मतलब जैसे हम हाइट पे बढ़ रहे हैं, है ना? बोलिए। एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, वो जो सर ने लिखवाए थे कि उसके अपोजिट में रहता है, हाइट जितना जाएगा टेम्परेचर उतना घटेगा, मतलब उसका मतलब ये करता है। क्या मतलब क्या है इस लाइन का? मतलब लोअर लैटिट्यूड पे मतलब लोअर लैटिट्यूड पे क्या होगा कि टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा रहेगा। हुँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जी जाएंगे, नहीं, इस हायर लैटिट्यूड पे जाते इसका जाएंगे तो मतलब टेम्परेचर। सर ये बोले थे कि मतलब वो उसी की तरह बिहेव करेगा, अगर वो घट रहा है तो वो भी घटेगा, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, कुछ ऐसा ही था। हाइट जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर भी, मतलब हाइट अगर, नहीं नहीं ये गलत बोल दिया, एज चल, अ रीजन नहीं विद द नहीं, सही हाइट द बोल रहे हैं, सही बोल टेम्परेचर, रहे हैं। सही बोल, सही बोल। हाँ तो वही है मतलब क्या सीखो, क्या बोल। अल्टीट्यूड्स मिमिक लैटिट्यूड का सिंपल लैटिट्यूड्स। मतलब कि हम्म, जैसे जैसे हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम लोग हायर लैटिट्यूड में जाएंगे वैसे वैसे हम्म, ठंडा बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो वैसा हम्म, ही जैसे जैसे हम लोग ज्यादा हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा बढ़ेगा। हाँ, तो हाँ, एक तरह से यहाँ पे कॉपी ही कर रहा है ना एक दूसरे को दोनों। तो चल। वही बोल रहे थे। हम्म, अब ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसमें ये क्या होता है ना कि पूरे अर्थ पे जो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो सब जगह सेम नहीं है। ठीक है, इक्वेटर पे जो हाइट है वो 16 किलोमीटर है, लेकिन पोल्स पे जो हाइट है वो 6 ही किलोमीटर है। ठीक, ओके। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि इक्वेटर के पास क्या हो रहा है, इक्वेटर के पास धूप पड़ेगा। ठीक, हाँ, गर्मी है इक्वेटर के पास, हाँ, हम्म, तो वहां पे क्या हो रहा है कि लगातार जो एयर है वो राइज कर रहा है। पता है ना, जो गर्म चीज राइज, गर्म वार्म एयर जी राइज जी करता जी है, जी, हाँ, वार्म तो जो राइस। गर्म एयर है वो राइज करता है, तो राइज करता है गर्म एयर तो वो ज्यादा हाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ऊपर में समझ रहे ज्यादा समझ रहे। दूर तक जाता है, तो जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर का हाइट वहां पे 16 किलोमीटर तक है इक्वेटर के पास। ठीक, लेकिन जैसे कि पता है कि पोल के पास ठंडा होता है, तो जो हम्म, ऊपर जो हवा होता है वो
ठंडा की वजह से सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ता है तो भारी हो जाता है, और भारी होने की वजह से सिंक होता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर पोल के पास 6 ही किलोमीटर तक हाइट का है। बाप रे, बहुत दिन के बाद ये क्लियर हुआ है। मतलब शुरू से सर से पूछे नहीं, आज मेरा ये क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। अब अब यहीं पे सर बता दिए। और ये फिक्स्ड रहता है हमेशा कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट है, वहां जी पे जी जी। फिक्स है कि 4 बजे रेन होगा ही। हाँ वहां पे ये नाम हमको ही है याद है। 4 o'clock रेन। सर लिखवाए भी हैं तो कई नोट्स में, हाँ लिखवाए हैं। पर मेरे में नजर नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, वार्म एयर राइजेस हो रहा है, ठीक है, वो एक्सपैंड हो रहा है, हाँ, उससे वाटर वेपर बन रहा है, ठीक है। वाटर आगे पेपर। वार्म एयर राइजेस क्लाउड ना हो रहा है, बनेगा। तो वाटर वेपर क्लाउड क्या है? अच्छा बोलिए बोलिए ना, क्या फिर से बोलिए क्वेश्चन। क्लाउड तो वही है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स वो फ्लोटिंग कर रहा है, वही तो क्लाउड्स है। तो वार्म एयर क्या है? वार्म एयर वो ऊपर जा रहा है, राइजेस कर रहा है, तो लाइट एयर मतलब एक्सपैंड हो रहा, ठीक है। तो कहाँ ऊपर जाके कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है जिसमें कोल्ड एयर, ठीक है। उसके बाद ये असेंडिंग एयर क्या है? कनेक्टिव एयर तो समझ में आ गया कि मतलब वो जो टकरा रहा है। असेंडिंग एयर क्या है? असेंडिंग एयर वो जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो एयर जा रहा है उसी को कहते Ascending- हैं। और उसी पे मतलब 4 बजे तक में लगभग फिर वो रेन हो रहा है ना। हाँ, अच्छा। 12 से 2 बजे तक के बीच में गर्म होता है, ठीक है। 2 बजे के बाद बादल बनना स्टार्ट होता है, और 4 बजे बारिश होता है। और इसे क्या बोलते हैं? 4 o'clock रेन। 4 o'clock रेन। अब इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, डेंस होता है। यहाँ पर 3-4 लेयर में होता है ट्रीज। टॉल ट्रीज होता है, मिड ट्रीज होता है, स्मॉल ट्रीज, श्रब्स और बुशेस। ठीक, ये तो इतना घना जंगल होता है कि नीचे तक सनलाइट भी नहीं पहुंच पाता है, अर्थ सरफेस तक। उसके कैनोपी आप की नोट्स तरह। खोले हुए हैं क्या? नहीं, हमको सब याद है। तो ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नोट्स नहीं अरे खोले हैं तो ही नहीं याद है पूछेंगे। जी। हाँ बोलिए। तो नोट्स खोले तो बता ही दीजिएगा। मोहते जी में आप खोले हैं नोट्स? आप बोलिए चलिए हम क्वेश्चन। बंद कर देते हैं नोट्स, नोट्स हम बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप बताइए मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन से फॉरेस्ट में है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी सिंगल है। बताइए। अमेजोन में ही होगा, और कहाँ होगा। और सेकंड? तो आपका हो मेकोंग में होगा। जाएगा एंड कॉन्गो। थर्ड? कॉन्गो। थर्ड तो कॉन्गो में। वो देख के बोल रहे मोहते जी, हमको भरोसा हो रहा है। एक अच्छा एक बात होता है, आप हाँ जो पूछ रही हैं ना, हाँ। हम अपने नोट्स का आपको फोटो भेजते हैं, हम ये चीज लिखे ही नहीं। सर उस टाइम बताए थे, हम उसी टाइम याद किए, हम ये तो वाला आपको लिखे ही याद नहीं रहा। थे। और इसमें भी याद रहा। लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें वो बताएगा ना कि ऐसा हाँ कहाँ है। लेकिन हाँ, नहीं, ये सब याद करना जरूरी है। चलिए ठीक है, अब आगे आगे चलिए, पढ़ाइए। बीच मतलब बीच में हम एक भी मिनट। जावेद बन जाते हैं। मतलब कोई आंसर दे दे रहा तो बस देख के बता रहा है ना। वाह। बाप रे, जावेद भाई ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मजाक रहा। नहीं माताजिम जी, आपको याद हो सकता है क्योंकि आप जितना क्विक जवाब दे रहे थे, तो हो सकता है आपको याद हो क्या सकता है आपको याद ही होगा, हमको याद नहीं था। बस हमको ये मैक्सिमम का हमको मालूम था अमेजोन आप का, उसके लिखी थी बाद। कॉपी, आप हाँ हम कॉपी में कॉपी में लिखी लिखे थी। थे। हाँ हम लिखे थे मैप के साथ, देखिए और अफ्रीका भी बनाए थे। देखिए व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप मेरा खुला हुआ है। तो ये आपको लिखना चाहिए था ना अपने नोट्स में, हम लोग को अभी आप नहीं बताते तो कैसे होता। आप बस लिखे हुए हैं लेकिन मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी नहीं लिखे हुए हैं। ठीक ये है, आप क्या आगे लिखे आगे हैं, ये आप क्या लिखे हैं? अमेजोन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज नोन एज सलवास। सिल्वास। सेलवास। मतलब क्या होता है?
अमेज़न फॉरेस्ट को ब्राज़ील के सिल्वास के नाम से जाना जाता है। मैप एटलस में देखिए। अब एटलस निकाले। ये एटलस मेरा कहाँ रखा हुआ है, बहुत दिन से तो खोले भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ाइए ना, कल एटलस लेके आएंगे। अच्छा कल तो ठीक है। हर्षिका भी नहीं आ रही है। हाँ वो बोली थी। तो फिर कल इकोनॉमिक्स वहीं पे कर लेंगे, नहीं, अगर जीएस करना हो यहीं तो। पे करेंगे, तो फिर आप अपना वो क्योंकि ऑप्शनल करें तो। मोहतसिम चले जाते हैं ना। ओ हाँ, चलिए चलो भाई, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट नहीं, अभी बाकी है क्लास। चलिए आगे पढ़ाइए। मुन्नो आप कितना बजे सोते हैं? सोने का टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन 5 बजे से पहले नहीं सोने वाला। हाँ तो बस बैठिए। तो पोल्स वाला तो बता दिए हम हाँ कि पोल्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ठंडा की वजह से, एयर तो भारी होता है, वो सिंक करता है, इसीलिए 6 किलोमीटर ही है। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। अब ट्रोपोपॉज जो है वो एक लिड की तरह act करता है। ठीक है। इस ट्रोपोपॉज के ऊपर कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है। ठीक है। ये एक आइसोथर्मल लेयर है। तो ट्रोपोपॉज में क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, जितना है उतना का उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोपॉज के ऊपर है ओजोन लेयर। ठीक है। और ओजोन लेयर जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो ऊपर से हीट आता है। ठीक है। और क्योंकि हम लोग को पता है ट्रोपोस्फेयर जो नीचे से उतना हाइट तक लैप्स रेट है, तो नीचे से ठंडा, यानी कि जैसे इमेजिन कीजिए कि वो जो सीलिंग है, छत है, छत के ऊपर से हीट आ रहा है। ठीक। और ये जो नीचे जिस पे हम लोग जो फ्लोर है, फ्लोर के नीचे आइस है। ठीक। तो बीच वाला जो एरिया है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, मतलब कि चेंज नहीं होगा, जितना है उतना का मैनेज उतना कर ही ले। रहेगा। हाँ। तो ट्रोपोपॉज यही है। ठीक है। कि हीट गेन होता है ऊपर से और नीचे से हीट लॉस। ठीक है। यही है आइसोथर्मल लेयर, ट्रोपोपॉज। ठीक। आधा घंटा हो गया, और पढ़ना है ओजोन क्या? ओजोन ओजोन लेयर रहता है ट्रोपोपोज के पास, हमको ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर, हम क्या कह रहे हैं कि हाँ स्ट्रेटोस्फेयर में वही ना, ओजोन वहां पे लेयर है, ओजोन लेयर। हाँ और जी, ओजोन लेयर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सन एब्जॉर्ब हीट करता को। है। तो ऊपर से ट्रोपोपॉज के पास, ऊपर से ओजोन हीट। के पास से हीट मिलता है और नीचे से ठंडा। ठीक। तो वही बीच में बैलेंस रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्टोस्फेयर। और करना है आगे।